नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेलो किसान कार्यक्रम में हम आपके लिए सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय अलग अलग दिन लेकर आते हैं। खास तौर पर गुरुवार के दिन हम पशुपालन से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं और किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं पशुपालन से संबंधित और आप उसका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। फोन इन कार्यक्रम है, तो ऐसे में आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा सर्दियों में भेड़ एवं बकरी का रखरखाव और इसके साथ ही सर्दियों में दुधारू पशुओं का प्रबंधन। इन खास विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करनी है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि अपने सवाल के साथ साथ अपना नाम और अपने राज्य का नाम भी जरूर लिखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रजनी अरोड़ा, सहायक प्रोफेसर पशुधन उत्पादन प्रबंधन, पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से। डॉक्टर रजनी अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जी। और इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद रियाज, पशु चिकित्सा अधिकारी है पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जहां तक सर्दियों के मौसम में भेड़ बकरी पालन जो कर रहे हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे और दुधारू पशु जो हैं उनके भी स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये मौसम उन्हें प्रभावित कर सकता है। लेकिन सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे डॉक्टर रियाज की बताएं हमें, जो दुधारू पशु है इनका पालन पोषण कितना महत्वपूर्ण है हमारे पशुपालकों के जीवन के लिए, किस तरह से उनकी आमदनी का ये बहुत ही अच्छा स्रोत बना हुआ है खेती के साथ साथ, और खास तौर पर जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित करता है उनकी उत्पादन क्षमता को। देखिए मैम, ये पशुधन जो है दुग्ध उत्पादन के लिए जो पशु पाले जाते हैं इनके प्रबंधन का बहुत अधिक महत्व है। और जो गांव में हमारे किसान भाई रहते हैं उसके दूध से ही वो बहुत सारे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी आय होती है। तो मौसम के हिसाब से जैसे ये अभी सर्दी का मौसम है, पूरे भारत में और खासकर उत्तर भारत में बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है, सूरज नहीं दिख रहा है और शीतलहर चल रही है। तो ऐसे मौसम में जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान अपने खान पान और रहन सहन में कुछ बदलाव करते हैं, उसी प्रकार से हमें पशुओं के प्रबंधन में भी और खासकर दुधारू पशुओं के प्रबंधन में भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है जी। अगर पशु ठंड से ग्रसित हो जाए तो फिर उसको ठंड लगने की वजह से तनाव होता है, जिसके कारण जो दुधारू पशु है उसके दूध का उत्पादन भी घट जाता है और कई बार फिर उस तनाव से कई सारी दूसरी बीमारियां भी पैदा होती हैं, जिसके कारण पशु जो है रोगग्रस्त होता है और किसान को उससे हानि होती है। और जो नवजात बछड़े बछिया होते हैं उनका तो बहुत विशेषकर इस मौसम में हमें ध्यान रखना होता है कि ठंड से उनको हमें बचाना है, तो इसका बहुत अधिक महत्व है इनके प्रबंधन में। बिल्कुल, तो पशुओं की उत्पादन क्षमता अच्छी रहे इसके लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है और ऐसे में आप किस तरह से उनका रखरखाव कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। सर्दी का मौसम अपने शबाब पर है। ऐसे में ठंडी हवाएं पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन पर सीधा असर डालती है। इसलिए पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं को इनसे बचाने के उचित उपाय करें। ठंड से बचाने के लिए जूट के बोरे जैसी चीजों को उपयोग करें, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड दूर रहे। साथ ही दिन में जहां तक संभव हो खुले में पशुओं को धूप में ही बांधे। धूप से शरीर का तापमान नियंत्रित बना रहता है। पशुओं के गोबर और मूत्र निकास की भी उचित व्यवस्था रखें। पशुओं के बैठने के स्थान को सूखा रखें। छोटे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम टाट की पल्ली उड़ाए। पशु के बैठने के स्थान पर पराली भी बिछा सकते हैं। साथ ही पशु को पीने के लिए ताज़ा और गुनगुना पानी दे। हो सके तो सुबह के समय पशु को दलिया और गुड़ या तेल दे। इसके अलावा 3 माह पहले कृत्रिम गर्भाधान कराए गए पशुओं का गर्भ परीक्षण कराएं।
दुधारू पशुओं को दूहने से पहले और बाद में हाथों को साफ कर ले। नवजात बच्चों को खीस जरूर दे। छोटे बच्चों को अंतः परजीवी नाशक दवा दे, लेकिन चिकित्सक की सलाह पर इस मौसम में सर्द हवाओं के संपर्क में आने से पशुओं के बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। अप्रिय लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रजनी आपसे जानना चाहेंगे कि जो भेड़ बकरी पालन कर रहे हैं किसान, उन्हें इस मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खास तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा जमीन नहीं रखते, बहुत ज्यादा निवेश नहीं कर सकते, ऐसे जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनके लिए भी भेड़ बकरी पालन जो होती है वो उनकी आमदनी का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया होती है, और वो जो है जरिया बाधित ना हो, इसके लिए जाहिर तौर पे भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है कि लघु जो सीमांत जो हैं पशुपालक हैं, उनके लिए बहुत ही एक आमदनी का अच्छा जरिया है, क्योंकि ये कम लागत पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि ये छोटे जानवर हैं, तो ये छोटे जानवर जो सर्दी से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, तो इसी वजह से जो इनके जो खासकर मेमने हैं, वो तो बहुत ज्यादा सर्दी से, थोड़ा सा सर्दी लगने पर ही उनको जुकाम है, खांसी है, और अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे तो वो न्यूमोनिया भी बन सकता है। तो इस समय में प्रबंधन का रोल है, ज्यादा इसमें हमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना है, बस उन्हें ये ध्यान रखना है कि जैसे तापमान कम है, क्योंकि एक तो तापमान कम होने के वजह से उनको अपने शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर हम चाहते हैं कि उनको सीधी हवा ना लगे, इसलिए हमें उनसे एक किसी शेड के अंदर, या जो 3 तरफ से बंद हो और एक तरफ से टाट या तरपाल वगैरह लगाकर हम उसको अच्छे से ढक कर रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, सर्द हवाओं से बचाना बेहद जरूरी है इन भेड़ों को और बकरियों को। इसके अलावा भी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और किस तरह से इन्हें स्वस्थ रखा जाए, इनका बीमारियों से बचाव किया जाए, इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। सर्दियों के मौसम में भेड़ और बकरियों की ठीक तरह से देखभाल करके किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि भेड़ बकरियों की देखभाल के लिए वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए। पशुपालकों को सर्दियों के मौसम में धूप निकलने के बाद अपनी भेड़ बकरियां शेड से बाहर निकालनी चाहिए और उन्हें धूप लगवानी चाहिए। सर्दियों के मौसम में भेड़ बकरियों को ठंड से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। बकरी का शेड हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित होना चाहिए। इससे शेड में सूरज की रोशनी अच्छी तरह फैलती है। फर्श पर चूना पत्थर या बजरी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे नमी में कमी आती है और जमीन का तापमान भी सही बना रहता है। इसके अलावा शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखना चाहिए, ताकि हवा का ठीक ठाक प्रवाह हो सके। साथ ही शाम और रात में ये पक्का करें कि शेड में ठंडी हवा आने वाली खुली जगहों को टाट के बोरे और बोरियों की मदद से बंद कर दिया जाए। सर्दियों के मौसम में बीमारियां तेजी से फैलती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नमी और गीले तापमान में लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार धोने की सलाह दी जाती है। तो इस रिपोर्ट में जाना आपने कि किस तरह से भेड़ बकरियों का रखरखाव किया जा सकता है सर्द मौसम में। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान भी आप अपने ईमेल भेज सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें आप अपने नाम और जगह का जो उल्लेख है वो जरूर करें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम, नमस्ते मैम। मेरा सवाल पशुओं को लेकर था जी। मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि हमारी जो भैंसे हैं, हम उनको जो हरा सरसों होता है वो खेतों से उखाड़ के लाते हैं, लगभग 40-50 दिन से भूसे में मिला के खिला रहे हैं, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? मतलब दाना भी दे रहे हैं और सरसों का जो पतला करके बारीक करके उनको भूसे में मिला के दे रहे हैं लगभग 40-50 दिन से। और दूसरा सवाल ये था कि कृमिनाशक जो दवा देनी है, तो वो किन किन पशुओं मतलब भैंसों को दे सकते हैं, जो 6 महीने में दिए जाती है जो दवा? ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर रियाज बताएं।
हाँ, देखिए आप, इनका पहला सवाल था, ये पूछ रहे थे कि जो चारा है वो खिला सकते हैं, सरसों, हरी सरसों ही खिला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चारे के संबंध में बस खास बात ये ध्यान रखना होता है कि सडनली अपने चारे को आपको बदलना नहीं है। जैसे आप अभी कोई एक हरा चारा दे रहे हैं तो सडनली फिर आप दूसरा चारा देने लगे, एकदम से नहीं बदलना चाहिए। किसी भी चारे को धीरे धीरे बदलना चाहिए, नहीं तो उससे उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। दूसरा, हरा चारा बहुत अधिक नहीं देना है सर्दी के मौसम में, उसमें आपको भूसा मिला के देना है। एक वयस्क जो आपकी गाय या भैंस है उसको दिन में 20 से 30 किलोग्राम हरा चारा और 10 किलोग्राम करीब उसको जो है भूसा यानी सूखा चारा आपको देना चाहिए। जी। तो ये तो चारे के संबंध में। दूसरी बात, कृमिनाशक का सवाल इन्होंने पूछा। कृमिनाशक के लिए जितनी भी गाय भैंस आपके पास में है, प्रेग्नेंट को छोड़ दीजिए, उसमें नहीं देना चाहिए, खतरा रहता है उसमें अबॉर्शन का। बाकी सारे आप जितनी भी गाय भैंस हैं आप सबको उसमें अल्बेंडाजोल या फिनबेंडाजोल दवाएं आती हैं, अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलके उनके वजन के हिसाब से उनकी खुराक उनको सबको कृमिनाशक दे दें, तो ये पशु आपका बीमारियों से बचा रहेगा। बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए जो सवाल हम तक पहुंचा है उसे शामिल करते हैं कार्यक्रम में। एक सवाल पूछा है रमेश त्रिवेदी जी ने मुजफ्फरपुर बिहार से, और उनका सवाल ये है कि ब्लैक बंगाल का पालन करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, उसकी पहचान कैसे होगी, पूरी डिटेल्स चाहिए। तो बताएं डॉक्टर रजनी, क्या ब्लैक बंगाल का पालन किस तरह से कर सकते हैं, और अगर कहीं से प्राप्त करना चाहते हो तो कहां से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ये ब्लैक बंगाल एक छोटी ब्रीड है जो मांस के लिए और उसकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा मतलब उसको पाला जा सकता है, और बहुत अच्छा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि एक से ज्यादा बच्चे ये एक समय में देती है। ठीक है। बिहार के लिए क्या उपयुक्त है? हाँ जी, बिहार के लिए जी बिल्कुल, ये बिहार की ही वहीं का ओरिजिन है, ये इसी साइड का, वेस्ट बंगाल बिहार इसी का ही ओरिजिन है। तो ये आपको वहां से, आप वहां अपने पशु चिकित्सालय या पास में किसी केवी के सेंटर से आप उससे पता कर सकते हैं, और वहां पर आपको इसकी प्योर ब्रीड मिल जाएगी ब्लैक बंगाल। और इसे पालना, इसे आराम से आप पाल सकते हैं। बस इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले आपको उसको किस तरह से आवाज देना है, उसके लिए कितनी जगह की जरूरत है, या फिर उसका आहार का प्रबंधन कैसे करना है, या उसका स्वास्थ्य का प्रबंधन, ये सब आप डॉक्टर रजनी, पहचान कैसे करें, ये भी सवाल है इनका। जी, ये एक छोटी ब्रीड है, ये काले रंग की ब्रीड होती है ब्लैक बंगाल, इसीलिए इसे ब्लैक बंगाल कहा जाता है। इसकी जो स्किन है काफी मतलब शाइनिंग होती है, उसके अंदर बहुत ही चमक होती है इसके अंदर, जो मीट के लिए और इसके लिए स्किन के लिए ही पाली जा सकती है। जी, तो ये इसकी बिल्कुल ठीक है। तो रमेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कॉल यहाँ पर शामिल करते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी इस वक्त गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना। नमस्कार मैम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक गाय है, जर्सी नस्ल की गाय है। वो एक हफ्ते से अचानक में दूध बहुत कम देना शुरू किया है। पहले 4.5 लीटर दूध देती थी, अब 1 लीटर या 1.5 लीटर के आसपास भी जाती है। क्या ये ठंडा ले जाने का कारण है या कोई बीमारी है, इसका फिर से दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर रियाज, क्या वजह हो सकती है अचानक से दुग्ध उत्पादन क्षमता के कम होने की? देखिए, जिस विषय पर अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी से जुड़ा प्रश्न उन्होंने पूछा है। जो ठंड बहुत अधिक लगने के कारण, जैसा कि मैं बता रहा था, तनाव होता है पशु में, स्ट्रेस होता है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं, 1 हफ्ते से उसने एकदम से दूध देना बंद किया है, जबकि कोई बीमारी का लक्षण उसमें नहीं दिख रहा है। तो बड़ा सीधा सा इसका जुड़ाव बन रहा है मौसम के साथ में, क्योंकि पिछले 1 आध हफ्ते से इस एरिया में काफी अधिक ठंड पड़ी है, कोहरा हुआ है, और बहुत अधिक ठंड के कारण वो स्ट्रेस में आया है, तनाव इनका, जिस कारण अभी उसने दूध देना कम किया है। तो इनके लिए सलाह है कि पशु को ठंड से बचाएं, धूप निकले तो उसको धूप में बाहर बिठाएं, और जो आपकी पशुशाला है उसमें खिड़की दरवाजों को आप टाट के बोरे या पर्दों से ढक के रखें, जिससे कि उसके शरीर पर सीधे जो है ठंडी हवा ना लगे। दूसरी बात, उसको पीने के लिए अभी गर्म पानी दें, और जो उसको कोल्ड का इफेक्ट हुआ है उसके लिए उसको आप कैल्शियम का घोल ले लें, बाजार से कई सारे आते हैं कैल्शियम फास्फोरस के, वो थोड़ा दें, और मिनरल मिक्सचर ले लें, उसको चारे में मिनरल मिक्सचर खिलाएं। इसके अलावा जो गुड़ है थोड़ा सा उसको दिन में गुड़ दें, और अगर खली मिल जाती है मूंगफली इत्यादि की तो उसको थोड़ी खली भी खिलाएं चारे के साथ में, उससे उसका ठंड का असर कम होगा और आपका पशु फिर से अच्छा दूध देने लगेगा। बिल्कुल। तो आनंद जी, इन जो सलाह मिली है इन पर जरूर आप अमल करें और इससे जरूर फायदा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी जो हमारे दर्शक है अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक सवाल आया है, इसे भी यहाँ पर शामिल करते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सवाल पूछा है ज्वाला सिंह जी ने, और ये बकरी पालन के बारे में सारी जानकारी चाहते हैं। साथ ही इनका सवाल ये भी है
कि केसीसी कार्ड ये कहां से प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर रजनी बताएं, बकरी पालन के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से। हाँ जी, ये बकरी पालन है, ये आप मतलब इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करके आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको शुरू करना है तो आप सबसे पहले 1 यूनिट से स्टार्ट कीजिए, जैसे 20+1, और बहुत सारे स्टेट की, सेंटर की, मतलब इसमें काफी आपको लोन भी मिल सकता है कि इस यूनिट के हिसाब से आपको उसमें सब्सिडी भी दी जाती है। तो आप, मेरे ख्याल से वहाँ की सबसे पहली बात तो वहाँ की जो जलवायु के लिए उपयुक्त जो ब्रीड है, जैसे आप महाराष्ट्र से हैं, वहाँ की ओस्मानाबादी ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है, तो सबसे पहले आप उनसे शुरू कीजिए और उनका रखरखाव कीजिए, जिसके अंदर 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 4 चीजों पे अच्छे से ध्यान देते हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। पहली बात आवास प्रबंधन, दूसरा आहार प्रबंधन, तीसरा आपका हेल्थ मैनेजमेंट। तो ये जो कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले कि एक जो व्यस्क बकरी है वो कम से कम 10 से 12 स्क्वायर फीट का एरिया लेती है, तो उसी हिसाब से आपको शेड बनाना है। शेड का जो आपका दिशा है वो पूर्व से पश्चिम रखिए, क्योंकि जो हवाएं बहुत तेज चलती हैं उससे हम बच सकते हैं कि अगर मतलब जहां हमें जैसे साउथ से हम चाहते हैं दक्षिण से कम धूप आए, तो इस तरह से हम पूर्व की पश्चिम की तरफ से उसकी दिशा में अपना उसका शेड बना सकते हैं। डॉक्टर रजनी, इन्होंने केसीसी के बारे में भी जानकारी मांगी है, क्या केसीसी से जो पशुपालक है वो भी लाभ ले सकते हैं, कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जी, ये आप अपने जो निकटतम पशु चिकित्सालय है आप उनसे जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल। तो ज्वाला सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनका सवाल लेते हैं। गुरजीत कौर जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुरजीत जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी, मुझे ये पूछना था कि लखनऊ में मुझे बकरी पालनी है, ठीक है, किस नस्ल की उचित होंगी मांस और दूध के लिए? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर रजनी बताएं, लखनऊ के लिए कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी बकरी की? हाँ जी, ये जो आप यूपी की बात कर रहे हैं, यहाँ की तो बहुत सारी ब्रीड हैं, जैसे जमुनापरी है, बारबरी है, लेकिन जो ड्यूअल पर्पज की ब्रीड है जिसके लिए आप बात करें कि दूध के लिए और मांस के लिए पालनी है, तो उसके लिए बारबरी ब्रीड है, वो बहुत अच्छी ब्रीड है और बहुत अच्छा, इसमें भी बच्चे देने की क्षमता, ज्यादा बच्चे देने की क्षमता है, और दूध के लिए भी और मांस के लिए, दोनों के लिए इसको पाला जा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो गुरजीत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम सर्दियों के मौसम में भेड़ बकरियों के रखरखाव और दुधारू पशुओं के प्रबंधन के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अगर आप भी भेड़ बकरी पालन करते हैं या फिर दुधारू पशु आपके पास है या किसी तरह की समस्या आ रही है और आप उसका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमान से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर, और इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, इनके जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नंदस्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि अपने जीवन के लालन पालन के लिए हम करता हूँ पशुपालन, तो ऐसी दशा में ये सर्द का मौसम चल रहा है, तो हमें पशु को
देसी जैसे गुड़ है या खड़िया है या नमक है, इसके अलावा जो चारा हम लोग गीला देते थे, नान में भर करके देते थे, तो हमें सूखा देना चाहिए, कितना हरा चारा कितना जो है सूखा चारा देना चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें इस मौसम में कौन सी बीमारी आ सकती है जिसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपने आहार प्रबंधन के बारे में विशेषकर पूछा है, तो आइए जानते हैं। डॉक्टर रियाज बताएं कि किस तरह का संतुलित आहार इस वक्त पशुओं को देना चाहिए ताकि पशु स्वस्थ रहे। देखिए, सर्दी का मौसम है तो पशुओं को मोटे तौर पर 3 प्रकार का चारा दिया जाता है: हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित अनाज। हरा चारा जैसा कि इस समय बरसीम, जई और ये सब इस समय उपलब्ध होता है, या जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो, आप एक वयस्क अपनी गाय या भैंस है उसको 20 से 30 किलो एक दिन में हरा चारा आपको देना है। सूखा चारा में आप 10 किलो करीब एक दिन में सूखा चारा देना होता है, और उसमें इस समय जैसे गेहूं का भूसा है, भूसा दे सकते हैं। इसके अलावा आप ज्वार या बाजरा भी सूखे चारे में दे सकते हैं, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है तो ज्वार बाजरा थोड़ा गर्म प्रकृति का माना जाता है, तो उसको देने से थोड़ा ठंड से भी बचाव होता है। इसके अलावा तीसरा होता है संतुलित दाना। संतुलित दाना क्या है? संतुलित अनाज। ये 1 किलो बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें 30% आपको करीब लेना है कोई अनाज, जैसे कि दलिया गेहूं का, 30% आप इसमें मिलाइए चुनी या चने का छिलका, और 30% आप इसमें सरसों की खली, मूंगफली की खली या बिनौले की खली जो उपलब्ध हो वो खली मिलाएं, और 5% इसमें गुड़ मिलाइए, 2% इसमें आपको मिलाना है कैल्शियम पाउडर, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% इसमें आयोडीन नमक। इस तरीके से ये सारा 100% हो जाता है। तो 1 किलो बनाने के लिए ये मिला के आप रखें, और इसमें क्या होता है, सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, जितने भी फास्फोरस हैं, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में होती हैं, जो कि सर्दी के मौसम में पशु को गर्म रखने के लिए ये अधिक ऊर्जावान संतुलित आहार होता है, ये उसको मिलना चाहिए। और दुधारू पशु है तो 2.5 से 3 लीटर दूध पे आप 1 किलो उसको प्रतिदिन इसको दीजिए। तो इसको देने से पशु जो है आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर में उसके गर्मी बनी रहेगी, दूध अच्छा देगा और बीमारियों से बचा रहेगा। बिल्कुल, ये तो आहार की बात हुई, साथ ही आपने बीमारियों के बारे में भी पूछा था, इसका जवाब हम लेंगे आगे, लेकिन इस बीच कई सवाल हमारे दर्शक भेज रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी। एक ईमेल आया है, उससे भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद शमशाद आलम जी ने सवाल पूछा है, जो कि पूर्णिया बिहार से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर रजनी, इनका सवाल ये है कि हम बकरी पालन करते हैं और उससे भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, सरकार से किस तरह की मदद मिलती है, कहाँ कॉन्टैक्ट करें, यानी कहाँ संपर्क करें? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारे इसमें योजनाएं चलाती है, जिसमें कि उनको अगर खरीदना है तो उसके लिए लोन दिया जाता है, और लोन में सब्सिडी मिलती है। जैसे कई जगह पर तो 25%, 30% वो वेरी करता है स्टेट वाइज। या तो ये आप अपने निकटतम जो पशु चिकित्सालय है उससे पता कर सकते हैं, जो सेंटर है उनसे पता कर सकते हैं, या बैंक है, एक जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड के बैंक है, उनसे भी आप ये इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोन के अलावा इंश्योरेंस भी किया जाता है, इनका जो स्मॉल रूमिनेंट्स है इनका इंश्योरेंस किया जाता है, जिसमें इसमें क्लेम की राशि दी जाती है। आप 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये आप इसमें इसका फायदा ले सकते हैं। और इसके बारे में आपको जो आपके पास में पशु चिकित्सालय है उससे आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल। आइए अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल यहाँ पर लेते हैं, जो कि अजय कुमार जी ने भेजा है मुजफ्फरपुर बिहार से। इनका सवाल ये है कि हमारे पास एक भैंस है और उसका कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं, भैंसा से क्रॉस करा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। उसकी अभी सफाई भी करवाया है, लेकिन फिर भी गर्भ टिक नहीं रहा है, क्या उपाय करें? जी डॉक्टर रियाज, तो ऐसे में क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, वो आप कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं, रुक नहीं रही है आपकी गाय या भैंस जो भी है, तो उसमें कई कारण हो सकते हैं जी। एक कारण ये हो सकता है कि उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो तो जब वो हीट में आएगी तो उस समय वो पीछे से जो एक तार सा गिराती है उसमें गंदापन होता है। अगर वो गंदापन है तो फिर उसके लिए आपको उसमें दवा डलवानी पड़ेगी बच्चेदानी में, और इंजेक्शन भी लगेंगे एंटीबायोटिक, तो उसके लिए आपको नजदीकी अपने चिकित्सक से संपर्क करना होगा। दूसरा कारण हो सकता है कि जब आप सही समय पे उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो करा रहे हैं सही समय पे नहीं करा रहे हैं। जनरली है क्या, जब वो हीट में आती है तो उसके 12 घंटे के बाद में उसमें अंडे बनना शुरू होते हैं और अगले 12 घंटे तक बनते हैं। तो रात को जैसे हीट में आए तो अगले दिन सुबह में आप उसको एआई करवाएं और रिपीट एआई करवा दीजिए। आप 12 घंटे के बाद फिर एक बार दोबारा करा दीजिए।
क्योंकि कई बार डिले ओव्यूलेशन होता है, अंडा देर से बनता है, तो अगर ये कारण होगा तो भी उसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप उसको एक जो एंडोपैरासाइट के लिए दवा होती है एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल, कोई आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दीजिए उसको। पेट में कीड़े होंगे तो अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कमजोर है, वीक है, तो उसकी वजह से भी एक कारण हो सकता है। और बहुत ज्यादा इसमें पूरी डिटेल जानने के लिए डायग्नोसिस वो आपको फिर अपने नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करना होगा। और कोई अच्छा मिनरल मिक्सचर आप एक ले लें और एक एक मुट्ठी उसको रोज चारे में सुबह शाम खिलाएं, जिससे कि वो प्रॉपर हीट में आए। तो भी कई बार उसकी वजह से भी हीट पता नहीं चलती है कब आया, और आप गलत समय पे करा लेते हैं तो उससे भी समाधान हो सकता है। बिल्कुल। आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। गुलाम मोहम्मद जी जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हमें डॉक्टर साहब को पूछना है, आज जो भी 20-25 दिन गाय दूध कम देते हैं, 10 लीटर से पहुंच गया 3 लीटर पर। अच्छा। अब डॉक्टर साहब को पूछना है, हम देते हैं इसको लिवर टॉनिक कैल्शियम देते हैं, अब पूछना है इसको बाद क्या है इसको, इसलिए मैंने फोन किया डॉक्टर साहब। डॉक्टर रियाज, मैं इनका सवाल नहीं समझ। दूध बढ़ाने के लिए शायद आप पूछ रहे हैं जी। देखिए, जैसा कि सर्दी का मौसम है तो इस समय सबसे पहला तो स्ट्रेस से बचाना है। पशु किसी भी तरीके से अगर स्ट्रेस में आ रहा है, तनाव में आ रहा है, चाहे वो मौसम का कारण हो या कोई दूसरा कारण हो, बीमारी का कारण हो, तनाव में आता है तो दुधारू पशु जो है सबसे पहले अपना दूध देना कम कर देता है। तो उसको आप मौसम के प्रकोप से बचाइए। अगर उसमें कोई दूसरी बीमारी है तो आप उसका इलाज कराइए। और इसके अलावा जहां तक रही बात दूध बढ़ाने के लिए, तो मैंने अभी जो एक संतुलित दाने का आपको जो एक फार्मूला बताया था, उसमें आप अनाज और चुनी और खली, उसके अलावा गुड़ और कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर और 1 चम्मच उसमें या 1% उसमें आयोडीन नमक, इसको सबको मिला के एक संतुलित दाना बनाइए। और हर 2.5 से 3 किलो दूध पे 1 किलो आपको देना ही देना है, क्योंकि जब पशु के शरीर से दूध निकल रहा है और उसको खुराक नहीं मिलेगी पीछे से, तो उसका फिर दूध अपने आप कम हो जाता है थोड़े दिन में। तो आप उसको ये खिलाइए, तनाव से बचाइए, बीमारी से बचाइए, समय पे आप उसका टीकाकरण कराइए और वैक्सीन आप उसको लगवाइए। इस मौसम में, अभी जाड़े का मौसम है, तो FMD का वैक्सीनेशन आप उसको करवा लीजिए। तो उम्मीद है कि उससे आपकी समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल। तो उम्मीद है गुलाम मोहम्मद जी की ये सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे और समस्या का समाधान भी इससे जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल यहाँ पर लेते हैं। सदन बगे मंडई जी ने ईमेल भेजा है बालाघाट मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल यह है कि कृपया ये बताएं कि मध्य प्रदेश बालाघाट में दूध के लिए कौन सी बकरी की प्रजाति उपयुक्त होगी। जी डॉक्टर रजनी। इसमें दूध के लिए अगर आपको स्पेशली दूध के लिए पालना है तो एक राजस्थान की ब्रीड है जो अलवर की ब्रीड है, झकराना। जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका 3 से 5 लीटर तक मिल्क प्रोडक्शन है, इसका अच्छा मिल्क प्रोडक्शन है। इसके अलावा आप बर्बरी भी रख सकते हैं, पर जो अगर आपको दूध के लिए ही पालना है तो झकराना ब्रीड बहुत अच्छी है इसके लिए। बर्बरी है, जमुनापुरी है, जो मिल्क प्रोडक्शन की ब्रीड है। ठीक है, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है इंस्टाग्राम के जरिए, और ये सवाल पूछा है नितेश राजपूत जी ने। इनका सवाल ये है कि पशुओं को मक्का के दलिया खिलाने से क्या किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होता है। जी डॉक्टर रियाज बताएं। नहीं, मक्का का दलिया खिलाने से ऐसा कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन अति किसी भी चीज की बहुत ज्यादा सही नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया, संतुलित आहार को बनाने का जो फार्मूला मैं अभी 2 बार बता चुका हूं, आप उसी नियम पे उसको बनाइए। उसमें आपको जो है साथ में थोड़ा सा चुनी वगैरह भी मिलानी है और थोड़ा सा उसमें खली मिलानी है। पूरा अनाज ही नहीं देना है। बहुत ज्यादा अनाज देने की वजह से भी कई बार डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसको उसी फॉर्म में जैसे संतुलित आहार बनाया जाता है उसको बना के देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। उत्तम कुमार जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्तम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उत्तम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और इंस्टाग्राम के जरिए एक और सवाल आया है। गुरविंदर सिंह जी ने सवाल पूछा है, लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। इनका कहना है कि मुझे जानवरों पे KCC बनवाना था, लेकिन बैंक वाले KCC के लिए मना कर रहे हैं। मेरी उम्र 70 साल है, मैं क्या करूं? तो KCC बनवाना चाहते हैं, कहां संपर्क करें, क्या करें? डॉक्टर रजनी, एक बार फिर से अगर आप सुझाव देना चाहेंगे कुछ। देखिए, आप KCC के लिए यही मैंने आपको कहा कि जो बैंक वगैरह हैं, ये सब इनकी जानकारी यहाँ
पास के जो आपके पशु चिकित्सालय हैं उनसे ले सकते हैं। अच्छा। आपके पशु चिकित्सालय जो पास में है वो आपको बता सकते हैं, नहीं तो बैंक में ही ये जानकारी आपको मिलेगी कि स्थिति कैसे मिलेगा। ठीक है डॉक्टर दर्शनी, जानना चाहेंगे कि सर्दियों के इस मौसम में भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य के लिए जाहिर तौर पे इनके भी आहार व्यवस्था में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती होगी, तो बताएं कुछ सुझाव दें यहाँ पर कि किस तरह से जो उनके आहार की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। देखिए इसके अंदर क्योंकि ये अभी जैसे बहुत तापमान कम है और शरीर को उनको गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर हमें ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे कि इसके अंदर हम दाने की मात्रा बढ़ा दें और उससे उसका शरीर गर्म रहेगा। शरीर तो गर्म होगा लेकिन उसके बाद में उसके अपच या उसके अंदर और भी बीमारी आ सकती है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि इसके अंदर संतुलित आहार दें। जैसे अभी अगर एक व्यस्त बकरी है तो उसको संतुलित 300 से 500 ग्राम तक आप उसमें दाना दे सकते हैं, 5 से 7 किलो इसमें हरा चारा आप दे सकते हैं। पर इसके अंदर आपको सबसे कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है कि आपको गीला हरा चारा नहीं देना है, क्योंकि अभी जो चारे में नमी बहुत है। अगर आपको चारा खिलाना है तो पहले आप उसको सूखा चारा जैसे भूसी वगैरह है, व्हीट स्ट्रॉ है इसके अंदर, या पुआल है, ये राइस स्ट्रॉ है, ये आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद हरा चारा जैसे अभी रिजिगा है, बरसीम है, तो ये ज्वार है, ये दे सकते हैं इसके बाद में। और या फिर आप इसमें हरा चारा दाना मिलाकर दें, संतुलित दाना है उसके अंदर आप एनर्जी और प्रोटीन, क्योंकि इसमें इस समय में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप इसके अंदर जो दाना है इसमें जो ग्रेन है या इसके अंदर खली है या फिर इसके अंदर आप जो इसके उत्पाद हैं, चोकर है, चापड़ है, और इसमें मिनरल मिक्सचर, सबसे इंपॉर्टेंट है मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट, जो आयोडीन सॉल्ट है। आप कोशिश करें कि आपकी जो ब्रिक बनी हुई है वो आप उसमें ईंट की बनी हुई होती है मिनरल मिक्सचर की, वो रख दे, वो उसको चाटता रहेगा और उसकी आवश्यकता उसकी पूरी होती रहेगी। बिल्कुल, तो इस तरह से संतुलित आहार देना बेहद जरूरी है पशुओं को, खासतौर पे इस मौसम में। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल शामिल करते हैं जो राजेश निगम जी ने भेजा है बहराइच उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल ये है कि सर हमारी गाय है जिसके गिर नस्ल का सीमन पड़ा है, जिसका 9वां महीना चल रहा है, उसके विकास के लिए क्या करें? जी डॉक्टर रियाज। देखिए 9वां महीना चल रहा है, ब्याने वाली है गाय आपकी, 2-4-5 दिन में ब्याह जाना चाहिए उसको। तो इस वक्त आप उसका विशेष ध्यान रखें, कोई उसको ऐसी एक्सरसाइज बहुत हैवी ना कराएं, इधर उधर कहीं भागने दौड़ने ना दें उसको, और उसको मौसम से भी थोड़ा सा बचा के रखना है। और ब्याने के समय पे उसके नीचे आप जो है, नीचे से भी बहुत ठंड लगती है तो नीचे भी उसके कोई बिछावन बिछा दें, कोई पुआल की या बोरे की, और अगर कोई रबड़ का मैट हो तो वो आप उसके नीचे बिछा दें, जिससे कि वो सॉफ्ट रहे और वो ब्याने के समय पे उसको प्रॉब्लम ना आए। और अच्छा चारा दें उसको, संतुलित आहार दें, तो बस यही आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल राजेश जी, इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं,
खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम सर्दियों के मौसम में भेड़ बकरियों के रखरखाव और दुधारू पशुओं के प्रबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आप हेलो किसान 2015@gmail.com पर मेल भी भेज सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहां पर शामिल करते हैं। अर्जुन मीणा जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अर्जुन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो अर्जुन जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो अर्जुन जी, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे और इंस्टाग्राम के जरिए एक सवाल आया है, उस सवाल को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। विवेक गौर जी ने सवाल पूछा है कि 4 महीने की गाय के बच्चे की देखभाल कैसे करें, क्या खिलाना चाहिए? जी डॉक्टर रियाज। देखिए 4 महीने का बच्चा है तो उसके लिए आपने एक तो ये नहीं बताया मेल है कि फीमेल है जी, बट लेकिन उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले उसमें आपको कृमिनाशक जो है, पेट के कीड़ों के लिए जो दवा है उसकी आप उसको एक खुराक दिलवा दीजिए। और उसके अलावा ये जैसे कि जाड़े का मौसम चल रहा है तो इस वक्त में जो बच्चे होते हैं इनको ठंड का प्रकोप होने की ज्यादा खतरा रहता है, तो सर्दी से बचाना है। गौशाला के अंदर उसको जो है ठंड से, डायरेक्ट ठंड से बचा के रखना है। और जब धूप निकले दिन के उस समय में तो उसको थोड़ा धूप में आप दिखाइए। इसके अलावा पानी जो है ताज़ा पिलाइए, रखा हुआ ठंडा पानी नहीं दीजिए। और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप उसको थोड़ा मिनरल मिक्सचर जो है रोज़ उसके चारे में दीजिए। और बाकी उसको अगर कुछ और समस्या होती है तो अपने नज़दीकी आप जो पशु चिकित्सक है उसको दिखा के उनसे जांच करा सकते हैं। और अगर ये आपने बताया नहीं कि फीमेल है कि मेल है, अगर ये फीमेल है तो इस समय 4 से 8 महीने की जो फीमेल काफ हैं उनका टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा ब्रुसेलोसिस के लिए। ब्रुसेलोसिस क्या है? जिससे कि गर्भपात हो जाता है आगे चल के उनमें, तो अगर वो बच्चिया है आपकी तो उसमें आप ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण करवा दें। और इस समय आप उसको एफएमडी का भी टीका लगवा सकते हैं, एफएमडी का टीका उसको लगवा दीजिए तो वो एफएमडी बीमारी से भी बचा रहेगा। जी जी बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। इंस्टाग्राम के जरिए सवाल पूछा है गुरजीत कौर जी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल ये है कि हमने करौली कोटा, तोतापरी, सिरोही, सोजत, जमुनापारी बकरियां पाल रखी है, क्या लखनऊ के लिए ये नस्ल सही है? जी डॉक्टर रजनी। जी बिल्कुल, ये वाली जो नस्ल है, चाहे वो सोजत है या सिरोही है, जमुनापरी है, ये ब्रीड यहाँ के जो जलवायु है यहाँ के लिए अनुकूल है। जो नॉर्थन साइड है, यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में, ये जो मौसम है इनके लिए ये बिल्कुल अनुकूल है। इनको आप आराम से रख सकते हैं। बर्बरी है ये ब्रीड, और ये इसे आप अच्छे से प्रबंधन करके इसे आप इसका रख रखाव कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। दिनेश सिंह जी भिंड मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। दिनेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो दिनेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मेरे जी जी उनको 10 लग रहा है। दिनेश जी आपकी आवाज हमें बहुत धीमी मिल रही है। 10 तो लग रहे हैं, हमने सुना है। आप किन पशु के लिए बात कर रहे हैं? हाँ मेरे बकरी के बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर रजनी बताएं फिर ऐसे में क्या उपाय किया जाए? ये बिल्कुल, ये अभी जैसे अभी सर्दी का मौसम है, और तो इसमें ये सर्दी में भी इनको 10 लग जाते हैं। जैसे ठंड लगी है तो इसमें इनके 10 लगने की चांसेस, क्योंकि कुछ तो इनका खान पान है वो उसकी वजह से भी इनको 10 लगते हैं। कुछ इसके अंदर जो एंडोपैरासाइट हैं, जो इनके पेट के कीड़े हैं, उनकी वजह से भी इनको 10 लग जाते हैं। तो आप इसमें एक तो कृमिनाशक दवाई पिलाएं इसके अंदर। कुछ अगर इसके अंदर हो सकता है कि खल वगैरह है वो आपके उसमें कोई फफूंद लग गई है तो उसमें भी जो एफ्लाटॉक्सिन या उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप ये एक बार अपने जो निकटतम जो पशु चिकित्सालय है वहां पर जाएं और उसके लिए दवाई लें। अगर कृमिनाशक दवाई से आराम नहीं आता तो आप इसकी गोबर की जांच करवाएं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग दवाई लें।
बिल्कुल दिनेश जी, उम्मीद है कि इस सलाह पर आप जरूर अमल करेंगे। डॉक्टर रियाज, यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे कॉलर का भी सवाल था कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है सर्दी के इस मौसम में दुधारू पशुओं को, तो कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जिनसे बचाव करना बेहद ही जरूरी है इस सबब? देखिए, जहाँ तक इस सर्दी के मौसम में अगर बीमारियों की बात की जाए तो हाइपोथर्मिया एक समस्या हो सकती है। हाइपोथर्मिया में क्या है, जिसको ठंड लगना भी कहते हैं, पशु के शरीर का जो तापमान है, बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उसको सही समय पर उसका इलाज ना किया जाए तो उससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसके लिए पशु का आपको जो है थोड़ा मिनरल मिक्सचर उसको खाने के लिए दें, कैल्शियम फास्फोरस दें और उसको गर्म पानी दें और धूप में रखें। और अगर ठंड से बचाव के दूसरे साधन आपके पास में हीटर वगैरह, ब्लोअर वगैरह चला सकते हैं, तो इस तरीके से करके उसको ठंड से बचाएं। इसके अलावा दूसरी बीमारी की बात की जाए तो इस मौसम में अफारा की समस्या बहुत होती है, क्योंकि जो चारा होता है उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। हरा चारा बहुत ज़्यादा देने से कई बार अफारा हो जाता है। अफारा में पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और अगर उसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो वो गैस का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हार्ट के ऊपर दबाव बनाता है और पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या सामने आती है तो आप उसमें क्या करें, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा अजवाइन और उसमें थोड़ी हींग मिला के उसका बारीक पाउडर बना लें और गर्म पानी में मिला के, गुनगुने पानी में मिला के उसको पशु को दें। अगर उसकी गैस निकल जाती है ठीक है, नहीं तो आप चिकित्सक से संपर्क करें। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। ब्रिज किशोर जी सिवान बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिज किशोर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। जी, टीवी की आवाज बंद कर दें, पूछिए अपना सवाल। जी हेलो जी, बताएं। जी, मेरे पास एक गिर नस्ल की बछिया है जो 22 महीने की हो गई है। अभी तक हीट के लक्षण उसमें नहीं दिख रहा है उसका। जी डॉक्टर रियाज, कई बार पशु जो होता है अभी उसकी उम्र हो रही है, उसको हीट में अब आना चाहिए। तो अगर अभी तक हीट में नहीं आई है तो एक तो कई बार पशु जो होता है कमजोर होता है, उसके कारण भी वो हीट में नहीं आता है। तो आप उसमें सबसे पहले जो एक एंडोपैरासाइट के लिए, अंतःकृमि के लिए दवा उसको खिलाएं, पेट के कीड़ों के लिए, और उसके साथ में आप उसको संतुलित थोड़ा दाना दीजिए और उसमें थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर वगैरह उसमें आप उसका मात्रा थोड़ी सी बढ़ाइए। अगर उसके बाद में भी पशु हीट में नहीं आता है तो आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए। कई प्रकार की आयुर्वेदिक जो हैं वो दवाएं आती हैं और उसके कैप्सूल आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, वो उसको जब दी जाएंगी 3 दिन तक तो उसके बाद फिर पशु हीट में आ जाता है। जी, तो आप ये कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ईमेल के जरिए एक सवाल आया है, इसे शामिल करते हैं। और दिनेश जी ने सवाल पूछा है जो कि भिवानी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। इनका सवाल है कि मेरी भैंस को थन में 2 दिन पहले एकदम से एक थन में दूध आना बिल्कुल बंद हो गया है। इसके साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि थन बिल्कुल मुलायम है और किसी तरह की सूजन भी नहीं है। जी, तो क्या वजह हो सकती है इसके डॉक्टर रियाज, और क्या करें उपाय? देखिए, एक थन में दूध आना बंद हुआ है तो ये एक तरीके से थनैला का लक्षण भी हो सकता है, हालांकि उसमें सूजन नहीं है। तो उसके लिए आपको जाके चिकित्सक से एक बार उसको चेक कराना पड़ेगा कि क्या वजह है। उसकी टीथ कैनाल ब्लॉक हो गई है, कोई ऐसा कारण तो नहीं है। अगर टीथ कैनाल ब्लॉक है तो उसको खोलना भी पड़ता है, कई बार उसके अंदर कुछ यंत्र डाल के पतला सा उसको खोलना पड़ता है। और अगर वैसी कोई दिक्कत नहीं है तो ये थनैला हो सकता है। इसके लिए फिर उसमें थनैला का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एंटीबायोटिक्स और कुछ और दूसरी दवाएं दी जाती हैं। तो आप इलाज कराएंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। तो दिनेश जी, लक्षण तो थनैला जैसे लग रहे हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए और उचित उपचार करने के लिए जो नजदीकी पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रजनी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि कई तरह की बीमारियां हो सकती है सर्दी के इस मौसम में, उचित देखभाल तो जरूरी ही है, लेकिन इसके साथ ही इन बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण की किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, इसके अंदर अब जैसे सर्दी है उसके अंदर आपको जैसे जानवर है उसको, भेड़ बकरी को सर्दी से जैसे हल्का सा जुकाम हुआ या थोड़े दस्त हुए, अगर आप उसका थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आगे जाकर न्यूमोनिया का कारण बन सकता है। क्योंकि न्यूमोनिया एक तो सर्दी का तनाव है, एक इस समय में जीवाणु भी बहुत सक्रिय रहते हैं जिसकी वजह से न्यूमोनिया बन जाता है और उसके बाद में इसका इलाज का खर्चा बहुत आता है। इसी के साथ और भी कई डिजीज हैं जैसे पीपीआर है या आप शीप पॉक्स है, जिसे हम शीप पॉक्स है, गोट पॉक्स है। तो इन जो पीपीआर है जिसे
कॉमन गोट प्लेग कहते हैं, बहुत जल्दी फैलता है। इसका अभी दिसंबर जनवरी में टीकाकरण होता है। इसे आप पास के जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहां जाएं और इसका टीकाकरण कराएं। तो ये शीप पॉक्स है, गोट पॉक्स है, इसका अभी जो जनवरी है इसी समय में टीकाकरण होता है और वो टीकाकरण करवाएं। बिल्कुल। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जेठाराम चौधरी जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जेठाराम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जेठाराम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जेठाराम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपसे गुजारिश होगी कि दोबारा संपर्क करें। यहाँ पर एक ईमेल है, उसे शामिल कर लेते हैं। और राकेश साई जी ने ये ईमेल भेजा है। इनका सवाल है कि भैंस को ब्याने के 3 महीने हो गए हैं, अभी वो टाइम पर दूध नहीं देती, कभी कभी एक टाइम का दूध स्किप कर देती है, क्या रीजन है? तो डॉक्टर रियाज, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, जो दूध का संबंध होता है, एक तो ये नस्ल के ऊपर भी होता है कि कौन सी नस्ल की भैंस है। जो दुधारू नस्ल की भैंस होती हैं उनका दूध का उत्पादन ज्यादा होता है, और अगर आपकी कोई लोकल है तो उनका दूध का उत्पादन कम होता है। और दूसरी चीज, कौन सी ब्यात है, पशु ने कितनी बार ब्याया है। तो जैसे 3 ब्यात तक दूध थोड़ा बढ़ता है, 3 से 6 ब्यात तक दूध लगभग स्थिर रहता है, और 6 के बाद में फिर घटना शुरू हो जाता है। तो अगर भैंस आपकी बूढ़ी हो चुकी है तो फिर वो भी एक समस्या हो सकती है उम्र के कारण जो है। और उसके अलावा कोई बीमारी भी उसमें कारण हो सकता है कि एक समय पर वो दूध देना बंद कर देती है, दूसरे पे देती है। तो उसके लिए आप एक बार उसको जांच करवा लें प्रॉपर ले जाके अपने नजदीकी चिकित्सक से। तो अगर कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज कर देंगे। और उसके अलावा आप उसमें जो इंटरनल पैरासाइट है उसके लिए दवा जरूर दे दीजिए। और उसको कैल्शियम का घोल बाजार में मिलता है, वो आप ले आइए 50-50 ml, उसको सुबह शाम आप उसको कैल्शियम का घोल पिलाइए, तो उससे भी दूध का उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल राकेश जी, तो इस जो सुझाव है इस पर अमल जरूर करें। साथ ही आप पशु चिकित्सक से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम सर्दियों के मौसम में भेड़ बकरियों के रखरखाव और दुधारू पशुओं प्रबंधन पर बातचीत कर रहे हैं। लगातार आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं और इस सिलसिले को जारी रखिए। टोल फ्री के जरिए हो या फिर ईमेल या जो इंस्टाग्राम है इसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में एक सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं जो कि हमें इंस्टाग्राम के जरिए मिला है। संतोष गौर जी ने सवाल भेजा है होशंगाबाद से और इनका सवाल ये है कि 3
3 महीने की फीमेल काऊ काफ को क्या खिलाए और कौन सा टीका लगवाए, हरा चारा खिलाना चाहिए या नहीं? जी डॉक्टर रियाज। 3 महीने की फीमेल काफ है, देखिए उसको एक तो एफएमडी का टीका आप इस समय लगवाइए, जाड़े का मौसम शुरू हो गया है। दूसरा 4 महीने की जब होगी तब आपको ब्रुसेलोसिस का टीका उसमें लगवाना है। ये टीके की बात हो गई। और उसके अलावा आप उसको हरा चारा थोड़ा खिलाएं और उसके साथ में थोड़ा सूखा चारा भी दें, और अच्छी ग्रोथ के लिए उसकी अच्छी आगे हेल्थ रहे, समय से हीट में आए, तो उसके लिए आप उसको थोड़ा मिनरल मिक्सचर भी देते रहिए, और एक इंटरनल पैरासाइट के लिए उसको दवा जरूर दिला दें। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ईमेल के जरिए एक सवाल आया है नानूराम जी का, और आपने जगह का नाम नहीं भेजा बल्कि नाम भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस सवाल को यहाँ पे शामिल करते हैं। डॉक्टर रजनी, इनका सवाल ये है कि हमारी बकरी के बच्चों को कंटिन्यू दस्त लग रहे हैं, क्या करें? तो आपने इसका जवाब दिया है इससे पहले कि बकरियों को दस्त लग जाते हैं और क्या किया जाए। एक बार फिर से अपना जवाब दोहरा दें, साथ ही कुछ और रखरखाव के टिप्स अगर आप देना चाहें। बिल्कुल। इनका जो सवाल है, इसमें इनको लगातार जो इनके मेमने हैं उनको दस्त लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको जो डीवर्मिंग है, जो कृमिनाशक दवा है, हर 4 महीने पे लगातार उसको पिलाते रहें। जैसे अगर दस्त ज्यादा है या उस समय भी आप, क्योंकि उसके पेट में कीड़े ज्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने रेगुलर इंटरवल पे ही पिलाना है, तो पशु चिकित्सालय जो चिकित्सक है उसकी सलाह से आप दोबारा भी उसको कृमिनाशक दवा दे सकते हैं। अगर फिर भी नहीं रुकते तो मेरी सलाह ये है कि आप उसकी गोबर की जांच करवाएं। गोबर की जांच में जितने भी अगर उसमें जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसका पता चल जाएगा, और उसकी अकॉर्डिंगली जो एंटीबायोटिक है उसका ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि इसको लगातार दस्त है, इससे पशु कमजोर हो जाता है और उसको उसकी वजह से उसमें और भी बीमारियां लग सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले यही है कि आप इसकी गोबर की जांच करवाएं और उसी के अकॉर्डिंग दवाई लें। जी बिल्कुल। डॉक्टर रजनी अरोड़ा, लगातार आप हमारे साथ जुड़ी रही और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी भेड़ बकरी पालकों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आइए अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर रियाज आपसे जानना चाहेंगे कि मुंह पका खुरपका बीमारी कई बार पशुपालकों को परेशान कर देती है, पशुओं को ये बीमारी लग जाती है, क्या वजह है इसकी? बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, बताएं। देखिए, जो मुंह पका खुरपका बीमारी है, एफएमडी भी इसको कहते हैं, और ये बहुत ही हाईली कंटेजियस बीमारी है, यानी बहुत तेजी से फैलने वाली है, छूत की बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है, क्योंकि एक वायरस के कारण होती है। और इसमें क्या है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, जिससे पशु जो है मुंह में छालों की वजह से खा नहीं पाता है, और जब खा नहीं पाता है तो उसके बाद में तनाव के कारण और उसकी वजह से बुखार भी होता है उसको, और फिर वो दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है। तो अगर इलाज की बात की जाए, मुंह के अंदर आप ऐसा करें, एक घोल बनाएं, 3 चम्मच आप ग्लिसरीन लें और उसमें 1 चम्मच बोरिक एसिड मिला के, और उसके मुंह के अंदर जो छाले हो गए हैं उसका पेस्ट बना के मुंह के अंदर लगाएं। पैरों पे अगर उसके छाले हैं तो उसके लिए आप 1% पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाकर उससे उनको धोएं, और कई तरीके के ऑइंटमेंट आते हैं तो वो ऑइंटमेंट लगाएं उस पे, और उससे उसका इलाज हो जाता है। और अगर ज्यादा है तो फिर चिकित्सक से मिलना पड़ता है। और जैसा कि ये मौसम चल रहा है तो इस समय एफएमडी का आप टीका भी, वैक्सीनेशन जिनमें नहीं हुआ है उनमें अभी करवा लें तो बेहतर है। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल भेजा है डॉक्टर रियाज, इन्होंने ईमेल के जरिए, प्रतीक जी ने बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। इनका सवाल ये है कि हम 1-2 गाय घर में पालना चाहते हैं, ज्यादा दूध वाली नस्ल बताइए, और इसके लिए सरकार द्वारा कोई सब्सिडी या योजना है क्या? जी देखिए, गाय पालना चाहते हैं अच्छी दूध की नस्ल वाली, तो आप उसमें जैसे कि बहुत अच्छा दूध अगर लेना है तो जो हमारी जो क्रॉस ब्रीड है, जर्सी और हॉलिस्टीन फ्रीजन वगैरह की जो क्रॉस ब्रीड अवेलेबल होती हैं तो वो आप ले सकते हैं। और अगर आप देसी पालना चाहते हैं तो उसमें हमारी जैसे शाहीवाल नस्ल है, उसका दूध का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, तो ये आप पाल सकते हैं। और दूसरा, आपने योजना की बात जैसे पूछी है, तो योजना के लिए आप अपना जो नज़दीकी आपका ब्लॉक ऑफिस होगा, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सारी योजनाओं की जानकारी आती है, जितनी भी सरकार की योजनाएं चलती हैं, क्योंकि योजनाएं हर स्टेट में अलग अलग होती हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजनाएं होती हैं, नाबार्ड के माध्यम से आती हैं, तो वहाँ पे जो आपके ब्लॉक का ऑफिस होता है वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी, और उनसे जानकारी लेकर के और फिर पशु चिकित्सक से संपर्क करना होगा, फिर बैंक में आपको संपर्क करना होगा। इन तीनों के माध्यम से आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल है मोनू कुमार जी का, और इनका सवाल ये है कि हमारी भैंस घास कम खा रही है और गोबर में अनाज साबुत निकलता है, क्या करें? घास कम खा रही है, अनाज साबुत निकल रहा है, इसका मतलब उसको इंडाइजेशन हो रहा है, अपच की बीमारी हो रही है उसको, और उसके पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। तो इंटरनल पैरासाइट के लिए आप उसको एक खुराक अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल की चिकित्सक की सलाह से आप दें।
और दूसरा, अगर उसके बाद भी उसका डाइजेशन सही नहीं होता है तो कई तरीके के पाउडर बाजार में उपलब्ध है हाजमे के लिए, तो आप कोई सा भी उसको बना के दे सकते हैं और उससे उसका डाइजेशन भी सही होगा और वो स्वस्थ रहेगा पशु आपका। मोनू कुमार जी, आप इन सुझाव पर जरूर अमल करें, इससे आपको जरूर लाभ होगा, हमें उम्मीद है। और डॉक्टर रियाज, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें इस कार्यक्रम के दौरान दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो जाना विस्तार से आज आपने कि किस तरह से सर्दियों के मौसम में आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, चाहे वो दुधारू पशु हो या फिर भेड़ बकरी। और इसके साथ ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कल का विषय आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है कटहल एवं शरीफा की बागवानी और सरसों फसल प्रबंधन। इन विषयों पर कल कार्यक्रम में चर्चा होगी और इस दौरान आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए आप अपने सवाल लगातार हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान जरूर लिखें। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं और जो जानकारियां कार्यक्रम के दौरान दी जा रही है उन जानकारियों को आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. मनाइए मकर संक्रांति का त्योहार, इस बार किसानों के साथ। चलो गांव चले कार्यक्रम में हमारे इस सफर में हम आ गए हैं राजस्थान के जैविक गांव में, जहां हम मनाएंगे प्रकृति और समृद्धि का त्योहार और देखेंगे यहाँ की निराली ढाणी के रंगों को और करीब से। देखना ना भूले मकर संक्रांति स्पेशल चलो गांव चले, इस बार शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
भरोसा, बदलते भारत की शान। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए सहकारी संघों की स्थापना को दी मंजूरी। जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, ब्रांडिंग और विपणन के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी और बहु राज्य सहकारी बीज समिति के गठन को भी मिली मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्थान बाड़मेर के किसानों को खरीफ 2021 के लंबित दावों का पूर्ण भुगतान का लिया गया निर्णय। 540 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा का जल्द होगा भुगतान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। प्रतिनिधियों ने बैठक में अपनी कई मांगे रखी, जिन पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जुमला मालकान मुश्तरका मालकान को दिया जाएगा मालिकाना हक। इसके लिए सरकार बनाने जा रही है नया कानून। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष बनेंगे 10,000 खेत तालाब। अब तक खोदे जा चुके हैं 5,000 तालाब। 2027 तक प्रदेश में 37,500 खेत तालाब निर्माण का लक्ष्य। खेत तालाब निर्माण कराने वाले किसानों को सरकार देती है 50% का अनुदान। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 राष्ट्रीय स्तर की बहु राज्य सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी है। जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 सहकारी समितियों की स्थापना का फैसला लिया गया। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2,600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को भी आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। देश में सहकारिता के विकास की दिशा में मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है, जिससे कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के साथ ही ग्रामीण स्तर पर लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिले। बुधवार को एक अहम फैसले के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी। इसके तहत जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 सहकारी समितियों के स्थापना का फैसला लिया गया। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर की इन समितियों के गठन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषकों का आय में वृद्धि और उसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराने, उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग तथा कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता देने के लिए इन तीनों संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड
और भीम यूपीआई के जरिए लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि बीते वर्ष में देश में डिजिटल लेन देन में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में ये बढ़कर साल 2021 के 41 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 84 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान के रूप में किए जाने को भी मंजूरी दी गई। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें राजस्थान बाड़मेर के किसानों को खरीफ 2021 के लंबित दावों का पूर्ण भुगतान किए जाने का निर्णय भी लिया गया। भारत सरकार की पहल से पिछले हफ्ते एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रुपए 311 करोड़ के आंशिक क्लेम के आंकड़े दिए थे। बुधवार को हुई समीक्षा बैठक के लिए निर्णयों में बीमा कंपनी 2029 करोड़ की अतिरिक्त क्लेम राशि के भुगतान किसानों को करेगी। बाड़मेर के पात्र किसानों को कुल 540 करोड़ के क्लेम भुगतान त्वरित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने फसल नुकसान की स्थिति में करोड़ों किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने वादा किया था कि गंगा किनारे रसायन मुक्त खेती कराई जाएगी। इस दिशा में व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। तोमर ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि पहले चरण में गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के पहले चरण में 4 राज्यों में गंगा नदी के किनारे 1.48 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू की गई। तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से मिट्टी और पर्यावरण की रक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती आत्मनिर्भर कृषि को सशक्त बनाने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रतिनिधियों ने बैठक में अपनी कई मांगे रखी, जिन पर सहमति बन गई। किसानों को बड़ी राहत देते हुए तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार जुमला मालिकान मुश्तरका मालिकान को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार नया कानून बनाने जा रही है। इसके दायरे में शामला देह व जुमला मुश्तरका मालिकान व आबादकार, पट्टेदार, ढोलीदार, बुटमीदार व मुकर्रिरदार व अन्य काश्तकारों को भी शामिल किया जाएगा। इन सभी श्रेणियों को मालिकाना हक देने के मामले का स्थायी हल निकाला जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि जो किसान वर्षों से ऐसी जमीनों पर मकान बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। धरती की कोख सूख रही है। गंगा, यमुना एवं सरयू जैसी सदा नीरा नदियों वाले उत्तर प्रदेश में ऐसा न हो, इसके लिए राज्य की योगी सरकार ने खेत तालाब और अमृत सरोवर जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं। खासकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र का ये इलाका, जहां औसत से कम बारिश होती है और भूगर्भ जल भी अपेक्षाकृत नीचे है, इस क्षेत्र को केंद्र में रखकर बनाई गई है खेत तालाब योजना। सरकार ने 2022-23 में राज्य में 10,000 खेत तालाब निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिसंबर तक 4,895 खेत तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 1,874 खेत तालाबों का पक्की संरचनाओं का कार्य प्रगति पर है। योजना
योजनाओं के तहत अब तक लगभग 25,000 से अधिक तालाब खुद खोदे जा चुके हैं। इनमें से 80% बुंदेलखंड, विंथे, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉकों में हैं। अगले 5 साल का लक्ष्य 37,500 खेत तालाब निर्माण की है। इनका निर्माण कराने वाले किसानों को सरकार 50% का अनुदान देती है। इस समय अवधि में इन पर 457.25 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। और ठिठुरन भरी ठंड के बीच किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी गई। किसानों ने बताया कि बुंदेलखंड अंचल में ठंड काफी कम है। इस ठंड और ओस से किसानी में खासा लाभ होता है। शहर में उपयोग हुए पानी को तालाब बनाकर उसमें एकत्रित करके उसमें खेती कर रहे किसान घरों से निकलने वाले कचरे का जैविक खाद्य बनाकर अपनी फसल में उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी फसल काफी बेहतर है। किसानों ने बताया कि खाद्य के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, जिसके चलते जैविक खाद्य का उपयोग किया गया। वहीं इस वर्ष किसानों का अंदाजा है कि अच्छा उत्पादन होगा। तो बस्ती को, नाला को और शहर को तो एक तलैया है, उसमें तालाब सो बनाए तो उसमें इकट्ठो करत, तो उसमें पंप रखा फैले जात। अब कुएं हैं 2 ठिया तो उनमें पानी नहीं आ, तो खेती उनसे होत नहीं आ, कम पानी है उनमें, कुएं में कम पानी है। सब खाता को तो जो हिसाब जो शहर को कूड़ा कबाड़ और एजर कूड़ा जो इकट्ठो करते हैं और सब वही खेत में फैला के और बना देते हैं। अब खाद के लाने साहब पैसे ही नहीं है, गरीब आदमी तो कहाँ से ले आए? क्या है कि खातात मिलते नहीं है, खातात मिलते हैं कम मिलता है। 15 दिन लाइन में लग जाती है, कोई भी नहीं देती है सरकार। इससे हम जैविक खाद से खेती करते हैं जो कुछ मिल जाता है। और ये खेती बेदई कम पानी है, नाला से उचकाते हैं, नाला से ऐसे को छेक लेते हैं, उसका स्पॉट कहते हैं, मतलब एक जगह बना लेते हैं, जीसीपी से गड्ढा करवाओ और एक जगह पानी भर लो, ऐसे खेती करी। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि शहर से निकलने वाला पानी पशु निस्तार का पानी हो, जैसे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं जिसमें केमिकल युक्त पानी नहीं है, निस्तार का पानी में बहुत साबुन ना हो, पशु निस्तार का हो। तो जिस तरह से जैविक खाद्य होता है वैसे ही जैविक पानी होता है। अगर किसान के पास व्यवस्था हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद है। वहीं शहर से निकलने वाली कचरे को लेकर कहा कि उससे लोहे, प्लास्टिक, कांच को हटा दें और घरों से निकलने वाला कचरा जैसे सब्जी, फलों, डिस्पोजल कचरा तैयार होता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका उपयोग कर जैविक खाद तैयार किया जा सकता है। फसल के लिए फायदेमंद ही होता है। शहर से पानी निकल रहा है, उसका किसान लोग खेती में उपयोग कर रहे हैं, और यदि पशु निस्तार का पानी है तो वो फसलों के लिए फायदेमंद ही है। जिस तरीके से जैविक खाद होती है, इसी तरीके से वो अपना जैविक पानी के रूप में उसको एकत्र करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसानों के पास में इस तरीके का सोर्स है, वो छोटा तालाब या कुछ इस तरीके का गड्ढा या कोई पुराना कुआं उनके पास उपलब्ध है जिसमें वो पानी को भर के और खेती में उपयोग कर सकते हैं, तो वो फायदेमंद ही होगा। जहाँ तक कचड़े का प्रश्न है, तो उसमें जैसे कचड़े में अपन हटा दें, जैसे प्लास्टिक मटेरियल है, कपड़ा है, कांच है, पत्थर है, लोहे की चीज़ों को यदि हटा दें तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो फूड का हो, हमारे खाने वाले पदार्थ हो, या फिर फलों के डिस्पोजल हो, या फिर हमारे सब्जियों के जो अवशेष होते हैं ये हों, ये सभी जो है जैविक खाद के रूप में एक प्रोसेस के साथ में, यदि नाडेप है या कोई अपन भू नाडेप बना के किसान उसका खाद बना के उपयोग कर सकते हैं उसमें, तो उससे जो कचड़े की समस्या उसका भी समाधान हो सकता है। एशिया के सबसे बड़े जम्मू कश्मीर स्थित ट्यूलिप गार्डन में अगले सीजन के लिए और आकर्षक और रंगीन बनाने के लिए फ्लोरिकल्चर विभाग हाईटेक पॉली हाउस में बड़ी मात्रा में फूल तैयार करने की तैयारी में है। पिछले कुछ सालों से ट्यूलिप गार्डन दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों पर्यटकों को कश्मीर की ओर आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए इस उद्यान को पर्यटकों के लिए और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से पुष्प कृषि विभाग हमेशा विभिन्न प्रकार की
विकासात्मक गतिविधियां करता रहता है। वर्तमान में बागबानों, मजदूरों और श्रमिकों सहित सभी जनशक्ति उच्च तकनीक वाले पॉली हाउसों में बहुत व्यस्त है, जहां वे फूलों की खेती विभाग के अधिकारियों की देखरेख में हजारों फूलदानों और प्लास्टिक के रैक में बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। इन प्लास्टिक के रैक और फूलदानों की मदद से विभाग भारी मात्रा में फूल तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य बगीचे की समग्र सुंदरता को बढ़ाना है। वर्तमान में लगभग 30 हाईटेक पॉली हाउस पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जहां फ्लोरिकल्चर विभाग बड़ी मात्रा में दर्जनों किस्मों के फूल बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है। इस तरह की अच्छी हमेशा लोगों के लिए रोजगार का स्रोत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट होता है हमारी यूटी जे&के के लिए, होता है ट्यूलिप शो। ट्यूलिप शो में हमारा जो हम मास इफेक्ट होता है ट्यूलिप फ्लावर्स का, वो हमारे टूरिस्ट्स को देखने को मिलता है। वो एक थीम बेस्ड गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन की एंट्री पे हम डेकोरेट करते हैं बहुत से डिफरेंट फ्लावर्स से, जो हम क्रेट्स में तैयार करते हैं। उसमें हम बड़ी मेहनत करते हैं। जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको हम ऐसे तैयार कर रहे हैं कि सो दैट वो फ्लावर करे उसी ट्यूलिप शो के ही इनॉग्रेशन पे। इंडोर फ्लावर्स ट्यूलिप गार्डन खुलने वाले हर साल खुलते हैं मार्च अप्रैल महीने में। वही तैयार कर रहे हैं हम पॉली हाउस में और मुख्तलिफ गार्डन के लिए, क्योंकि मार्च महीने में कम फूल होते हैं, इसलिए हम तैयार करें 4-5 महीने इंडोर प्लांट्स क्रेट में पॉट्स में कर रहे हैं तैयार। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर का खास ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर ये हम बाहर लगाते हैं ट्यूलिप शो में। वहाँ पर जब ट्यूलिप बहुत कम निकलते होते हैं, फिर उसकी जगह हम ये लगाते हैं गेट पर नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर। और जो वाटर चैनल है वहाँ पर भी हम ये लगाते हैं। ये हम करते हैं पॉट्स में, रैक्स में, क्रेट्स में हम तैयार करते हैं। जम्मू कश्मीर के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाएं राजौरी मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर थाना मंडी ब्लॉक के परिपंजाल में कश्मीरी शॉल बनाने का काम कर रही हैं। लगभग 20 महिलाओं ने थाना मंडी ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल की ट्रेनिंग हासिल की है। ट्रेनिंग लेने के बाद वे इस काम को दक्षता के साथ कर रही हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए एक स्थायी कुशल मंच प्रदान करना है। राजौरी जिले में कश्मीरी शॉल की मांग बढ़ी है। सरकार ने गरीब महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक महिला को मासिक 1000 रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया गया। एक विशेषज्ञ महिला शिक्षिका ने राजौरी जिले के थाना मंडी केंद्र में कश्मीरी शॉल कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान किया। मेरी कढ़ाई है, अच्छी कढ़ाई है और इधर हम वही कढ़ाई निकाल रहे हैं। और लड़कियों को भी अच्छे तरीके से इसको दिलचस्पी से काम लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इसका कमाने में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। अगर ये काम घर बैठ के इधर के से सीख जाएंगी और घर बैठ के भी ये काम करेंगी और बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनको मिलेगी। इधर हम 10 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं और दिन भर काम करते हैं। 20 लड़कियों का है ये बैच होता है। हम यहाँ बड़ी दूर से आते हैं, ट्रेनिंग की हमने, सीखा हमने, तो अब खुद करती हैं काम हम। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, शाल की, कढ़ाई की। पहले कश्मीर में थी, अब इधर है, तो हम करते हैं यहाँ आके काम। लड़कियाँ वहाँ से दूर से नहीं आ सकती, घर वाले नहीं आने देते, तो इसलिए हर गांव में ये सेंटर जाना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 10 जनवरी को धान का भाव रहा 2040 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2040 रुपए पर बना रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 जनवरी को धान 1520 रुपए पर बिकी। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 11 जनवरी को धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के 4100 रुपए पर हुए।
बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक अधिक देखने को मिली। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 10 जनवरी को शरबती धान का भाव रहा 3,100 रूपए। 11 जनवरी को इसके सौदों में 10 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुँचा 3,110 रूपए पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ 11 जनवरी को सिरसा मंडी में धान का भाव रहा 2,040 रूपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,040 रूपए। लखनऊ मंडी में धान 2,040 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,040 रूपए पर हुए। बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी धान की बुआई 16,53,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 13,70,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,83,000 हेक्टेयर आगे है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को राजकोट, काला पीपल, कोटा और हाथरस मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि हलवद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 10 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,200 रूपए। 11 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,200 रूपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 10 जनवरी को यहाँ सरसों का भाव था 5,380 रूपए। 11 जनवरी को इसके सौदे 30 रूपए लुढ़क कर 5,350 रूपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 10 जनवरी को सरसों का भाव था 5,740 रूपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 540 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,200 रूपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 10 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,600 रूपए। 11 जनवरी को इसके सौदे 350 रूपए टूटकर 5,250 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 10 जनवरी को सरसों का भाव था 6,050 रूपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 50 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,000 रूपए। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी सरसों की बुआई 95,34,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 88,42,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,92,000 हेक्टेयर आगे है। और अब बात मौसमी खेती की, जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारत की मेजबानी में 2 दिन का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में कई देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक दक्षिण के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णयों में इसकी अधिक भागीदारी पर बल दिया। सरकार ने फेक न्यूज फैलाने का दोषी पाते हुए आधा दर्जन यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चैनलों पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और भारत के चुनाव आयोग के बारे में फेक न्यूज फैलाने का दोषी पाया गया है। जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित हुए लोगों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समय हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और पीएम मोदी ने हर तरीके से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। यहां पर पूरी टीम काम कर रही है। हरियाणा के पानीपत जिले के तहसील कैंप क्षेत्र में सिलेंडर फटने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद से तहसील कैंप क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। क्षेत्र के लोग ब्लास्ट की घटना के बाद से सख्ते में हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी DIP ने आम आदमी पार्टी को एक नोटिस थमाया है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी अगले 10 दिन में 163 करोड़ 62 लाख रुपए जमा करे। इतनी मोटी रकम के बारे में DIP ने कहा कि इसे पार्टी ने अपने विज्ञापन के तौर पर खर्च किए हैं। रिकवरी नहीं होने पर पार्टी की संपत्ति कुर्क होने की संभावना है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का दिल्ली सचिवालय पर धरना प्रदर्शन। वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के इमाम मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई की भी मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पहले से दायर एक और याचिका के साथ ही 20 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। इस मामले को वकील वरुण कुमार सिन्हा ने CJI के सामने उठाया है। उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित ओली में बीती रात भारी बर्फबारी हुई। ओली देश दुनिया के उम्दा पर्यटक स्थलों में शुमार है। चारों तरफ से प्राकृतिक व खूबसूरत नजारों से घिरे इस स्थान की खूबसूरती देखते ही बनती है। ठंड के साथ कोहरे का असर भारतीय रेलवे की सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कोहरे की वजह से ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 197 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 229 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.8% हो गया है।
देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.15 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 61,680 कोविड टीके लगाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।